आरआई कैप कैम में आपका स्वागत है। आज हम 2022 की ड्रामा फिल्म इन आवर प्राइम का जायजा लेंगे। आगे स्पॉइलर मौजूद हैं, संभल कर देखिएगा। दक्षिण कोरिया के उस नामी हाई स्कूल में जहां सिर्फ 1% लोग आ पाते हैं, हान जू ढल नहीं पाता। वो अपने पुराने आम स्कूल में सबसे अक्लमंद था, मगर यहां जहीन शागिर्दों के बीच वो क्लास में सबसे आखिर में है, खासकर मैथ्स में, जो कॉलेज दाखिले के लिए सबसे जरूरी है। उसके सहपाठी अमीर हैं, वे ट्यूटर और बूट कैंप का खर्चा कर लेते हैं, मगर ज्यू छात्र कल्याण पर है, ये सब खर्चे वो उठा नहीं सकता। किम गन हो जिवू को आगाह करता है कि उसके ग्रेड किसी अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए नाकाफी हैं और उसे ट्रांसफर लेने का मशवरा देता है। एक रात जिवू के रूममेट उसे पैसे देते हैं ताकि वह चुपके से बाहर जाकर सबके लिए स्नैक्स अब शराब ला सके, लेकिन लौटते हुए ज्यू को नाइट गार्ड ली हॉकसुंग ने पकड़ लिया। अगली सुबह मी किम उससे उगलवाना चाहती है कि इस प्लान में और कौन कौन शामिल था, लेकिन जिवू वफादारी निभाते हुए खामोश रहता है। यह देखकर उसका साथी पार्क बोराम मुतवज्जह होता है, लेकिन उसे फिलहाल हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। क्लास के बाद जब उसके रूममेट्स उसे शुक्रिया के तौर पर पैसे देने लगते हैं, तो जिवू यह कहकर इनकार कर देता है कि दोस्तों में पैसे नहीं चलते, जिस पर वे चौंक जाते हैं। वे देर रात के नाश्ते का कोई और इंतजाम करने की सोचते हैं, लेकिन हॉकसुंग के गार्ड बनने के बाद से यह मुमकिन नहीं रहा। उत्तर कोरियाई दलबदलू होने के कारण उसे कामी अधिकारी बुलाया जाता है। फिर हॉकसुंग अपने डॉक्टर से मिलता है, जो उसे बताता है कि नाइट गार्ड का काम उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं और नींद की गोलियों पर निर्भरता ने उसकी जैविक घड़ी बिगाड़ दी है। हॉकसुंग याद दिलाता है कि भगोड़ा होने के नाते उसे बस यही नौकरी मिल सकती है, लिहाजा जब तक डॉक्टर कहीं और काम नहीं दिलाते, वो गोलियां खाता रहेगा। फिर वो अपने अकेले अपार्टमेंट लौट आता है, जहां वो अपना वक्त कछुए को खिलाने, स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने और सुडोकू हल करने में गुजारता है। अगले दिन ज्यू को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। बोरम उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि उसे लगा था वो नाकाम इंसान से बेहतर कुछ कर सकता है, पर वो गलत साबित हुई। चंद घंटों बाद जिवू अपने घर लौटता है और मां के आने से पहले उसे साफ करता है। मां एक बेवा है जिसने उसे पालने में बड़ी मेहनत की है, इसलिए अपने बेटे को इतनी अहम वर्दी में देखकर उसे बहुत नाज होता है। उसे सोने के लिए जगह चाहिए थी, मगर यह बात बताने की हिम्मत न हुई, तो ज्यू कहता है कि वो बस मां से मिलने आया है और देर होने से पहले स्कूल लौट जाए। लौटते हुए बारिश शुरू हो गई, तो ज्यू स्कूल की वीरान प्रयोगशाला में छिपने की कोशिश करता है, मगर हॉकसुंग उसे ढूंढ लेता है। गार्ड को जैसे ही मालूम होता है कि जिवू के पास रहने की जगह नहीं, तो वह उसे वापस अपने दफ्तर बुलाता है। जिवू के सोते ही हॉकसुंग को वही मुश्किल गणित का होमवर्क मिल जाता है, जो जिवू से हल नहीं हुआ था। सुबह होते ही हॉकसुंग जीवू को बाहर निकाल देता है। अपनी गणित की क्लास में पहुंचते ही जीवू हैरान रह जाता है कि उसका होमवर्क हॉकसुंग ने कर दिया है। इतना ही नहीं, सारे जवाब दुरुस्त हैं। बोरम ये देखकर चाहता है कि जियो टीचर को बताए, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहता है। क्लास के बाद जियो हॉकसुंग का शुक्रिया अदा करने जाता है और उसे सिखाने को कहता है कि ये कैसे करना है, मगर हॉकसुंग उसे फिर से भगा देता है। फिर स्टडी रूम में जियो सुनता है कि उसके क्लासमेट्स के प्राइवेट ट्यूटर्स को भी इन मैथ्स के कुछ सवालों में दिक्कत आती है, जिससे हॉकसुंग की खासियत पता चलती है। जीवू उसके पीछे पड़ जाता है, ट्यूशन की मिन्नतें करता है, मगर हॉकसुंग उसकी एक नहीं सुनता। एक दोपहर कूड़ा फेंकते हुए हॉकसुंग ने शिक्षकों को लापरवाह, माँ बाप और हीन भावना वाले छात्रों पर बात करते सुना, और मिस्टर किम ने सूची में जिवू को भी शामिल किया। जब जिवू दोबारा ट्यूशन के लिए उसके पास पहुंचा, तो हॉकसुंग ने समझाया कि ट्रांसफर ले लो, खुद पर तरस खाना कोई बैज नहीं, ये सिर्फ तुम्हें मुश्किलों में उलझाएगा। जू बताता है कि उसे इस बात से कितना गुस्सा है कि उसे वो मौके नहीं मिलते जो दूसरों को मिलते हैं, इसलिए हॉकसुंग उसकी बात मान जाता है और उसे पढ़ाना स्वीकार कर लेता है। वो जू से बस इतना कहता है कि उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क देकर ही फीस अदा करे। अगले दिन हॉकसुंग अपने दोस्त गीचुल से मिलने जाता है, जो उसे दक्षिण कोरिया लाया और सियोल में उत्तर कोरियाई दल बदलुओं के समर्थन प्रमुख के तौर पर काम करता है। वे साथ में बोर्ड गेम खेलते और जिंदगी पर बातें करते हैं, और जब गीचुल हॉकसुंग को जरूरी लैंप तोहफे में देता है, तो हॉकसुंग उनका भुगतान करने पर अड्डा रहता है, क्योंकि वो इस मुल्क में दान लेने नहीं आया था। रात होते ही हॉकसुंग वीरान लैब में लैंप रखाता है ताकि वो जिवू को चुपके से सिखा सके। जिवू को 3 उसूलों पर अमल करना होगा। पहला, इन क्लासों का किसी को पता न चले। दूसरा, गणित के अलावा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और तीसरा, हॉकसुंग गणित तो पढ़ाएगा, पर उसे ग्रेड या टेस्ट से कोई लेना देना नहीं। ज्यू के सारे नियम मानने का वादा करने पर हॉकसुंग उसे पहला सवाल देता है,
त्रिभुज का रकबा मालूम करना। जिवू इसे झटपट हल कर देता है, कहता है ये तो मिडिल स्कूल का सवाल है। मगर हॉक सुंग उसे बताता है कि मुसल्लस के इर्द गिर्द घेरा बनाना गलत है। धोखा खाया हुआ जिवू इसे नाइंसाफी समझता है कि हॉक सुंग ने उसे गलत सवाल दिया है। लेकिन हॉक सुंग कहता है कि वो सवाल हल करने में गलत तरीका अपना रहा है। हाँ, जवाब ढूंढना अहम है, लेकिन यह समझना कि सवाल क्या है उससे ज्यादा जरूरी है। गणित का मतलब है हल ढूंढने का तरीका। जब जिवू इस अवधारणा को समझता है, हॉकसुंग इसे एप्सिलॉन कहता है, क्योंकि उसे बचपन में याद आता है कैसे उसे और उसके दोस्त को अपनी शैक्षणिक कामयाबी पर इनाम में एक फैंसी पेन मिला था। एप्सिलॉन का मतलब है छोटा, महत्वहीन, यहां तक कि तुच्छ भी। क्लास खत्म होने के बाद जिवू के पास रहने को कोई जगह न होने की वजह से हॉकसुंग उसे अपने साथ रख लेता है। जिवू देखता है कि हॉकसुंग को पुराने कैसेट प्लेयर पर क्लासिकल संगीत सुनना पसंद है, तो वे कुछ देर क्लासिकल संगीतकारों पर बात करते हैं और इससे हॉकसुंग को जिवू के अतीत से जुड़े सवालों से बचने में मदद मिलती है। कैसेट पुराना हो चला था, आवाज भी खराब थी, इसलिए जिवू ने फोन पर गाने चलाए, जिसकी क्वालिटी हॉकसुंग को बहुत भा गई और उसे बरसों बाद सुकून की नींद आई। अगली सुबह वो देर तक सोया रहा और जब आंख खुली तो जिवू क्लास जा चुका था। किम सर के पास गणित के छात्रों के लिए कुछ जरूरी खबर है। फाइनल के बजाय क्लास प्रतिष्ठित पाइथागोरस मैथ्स मुकाबले में हिस्सा लेगी और यही उनका इम्तिहान होगा। स्टूडेंट्स खुश नहीं, क्योंकि बस 2 महीने हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन श्री किम को उम्मीद है कि ये सभी गोल्ड मेडल जीतेंगे। ज्यूओ रोजाना गणित की क्लासेस के लिए हॉकसुंग से मिलने जाता है और बोरम ये नोट करना शुरू कर देता है कि ज्यूओ कितनी बार स्ट्रॉबेरी दूध खरीदता है, जैसे वो कोई नशेड़ी हो। एक शाम जिवू को एक बेहद मुश्किल अभ्यास हल करने की तकनीक मालूम होनी चाहिए थी, मगर हॉकसुंग चाहता था कि वो इसे मैनुअल तरीके से जोड़े। 3 घंटे बाद जिवू इसे हल करने में कामयाब होता है तो हॉकसुंग उसे कुछ खास दिखाता है। मशहूर गणितज्ञ बर्नहार्ड रीमैन ने 2 के वर्गमूल के 38 दशमलव हाथ से निकाले, ताकि वो उस अमल से वाकिफ हो सकें जो सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं आता, और ये चीज गणित की बेहतर समझ के लिए बहुत मुफीद होती है। हॉकसुंग ने जिवू को यह बताने से मना कर दिया कि जवाब सही है या गलत, क्योंकि उसे खुद ही पता लगाना था। यही एक गणितज्ञ का काम है। वक्त गुजरता गया, जिवू रोजाना अपने गणित के हुनर को निखारता रहा। एक दोपहर उसे एक संगीन खबर मिलती है। एक करीबी दोस्त और साथी स्कॉलर अपने पुराने स्कूल वापस जा रहा है। इकरार करता है कि यहां आना फजुल था। अब ज्यू को अपनी हालत पर सोचना है। बोरम उसे सुनती है, पर ज्यू को लगता है वो उसका मजाक उड़ा रही है, ये कहकर कि दोनों की हालत एक सी है, जबकि वो खुद अमीर है। बोराम की मां के आते ही उनकी बात कट जाती है। गाड़ी में बैठते ही उसे किसी ऐसे वैसे बच्चे के साथ उठने बैठने पर डांट पड़ती है। असल में बोराम भी अपने तलाकशुदा वालिदैन के चलते सरकारी मदद पर है, लेकिन उसे माली इमदाद नहीं मिलती, तो ये बात अलग है। उसकी मां उसे पियानो सुनने पर डांटती है, क्योंकि वो चाहती है बोराम पढ़ाई पर ध्यान दे। इसीलिए श्री किम को बोराम का प्राइवेट टीचर रखवा लिया है, जो कि सरासर गैर कानूनी है। उसी रात जिवू ने हॉकसुंग को अपने दोस्त के हालात बताए और पूछा कि क्या उसे भी ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हॉकसुंग ने उसे हिम्मत न हारने की सलाह दी और समझाया कि कामयाब होने के लिए अक्ल जितनी जरूरी है, उतना ही आखिर तक लड़ने का हौसला भी। अपनी बात साबित करने वो जिवू को अपने हल किए सवालात दिखाता है, ये समझाते हुए कि भले जवाबों में कुछ गलतियां हों, पर लड़का मसलों को सही तरह हल करना सीख गया है। उसी रात जिवू का सस्पेंशन खत्म होते ही वो हॉस्टल लौटता है, लेकिन हॉकसुंग के साथ कमरा न मिल पाने का उसे अफसोस होता है। अगले दिन बोरम माफी के तौर पर उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क देता है, और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, वो उसके पीछे सुनसान लैब में जा उसका राज जान लेती है। जिवू का ख्याल रखने पर हॉकसुंग का शुक्रिया अदा कर वो पूछती है कि क्या वो कभी कभार आ सकती है, और हॉकसुंग मान जाता है, बशर्ते वो इसे भी राज रखे। बोरम के उसे कामी अधिकारी कहने पर हॉकसुंग को समझ नहीं आता, क्योंकि वो उत्तर कोरियाई तो है, पर फौज में कभी रहा नहीं। वजह वो बताता नहीं, पर उसे छूट मिली थी। फिर वे कैंपस में कुछ छात्रों को छिपते हुए देखते हैं, लेकिन जिवू के साथ पिछली घटना के बाद हॉकसुंग कुछ न करने का फैसला करता है। एक और शाम जिवू हॉकसुंग से पूछता है कि उसने गणित की इतनी कड़ी पढ़ाई क्यों की। वो बताते हैं कि पहले तो उन्होंने स्कॉलरशिप और परिवार के लिए ऐसा किया, मगर जैसे जैसे इसे समझा ये उतना ही खूबसूरत होता गया, तो उन्हें इससे मोहब्बत हो गई। फिर वो बोराम को पियानो पर हॉकसुंग के साथ बुला लेते हैं, ताकि उसे एक छोटी सी तरकीब सिखा सके। हर अंक को नोट देते हुए वो दोनों पाई नंबर बजाते हुए एक खूबसूरत धुन बनाते हैं।
अगली मैथ्स क्लास में ज्यू ने श्री किम के अभ्यास का जवाब उसी तर्क से दुरुस्त किया जो हॉक सुंग ने गलत सवालों के लिए सिखाया था। लेकिन श्री किम ने उसे डांटा। जवाब सही हो सकता है मगर इम्तिहान लेने वाले का मकसद वो नहीं था, और तलबा को तो बस यही फिक्र करनी चाहिए कि वो हल दें जो दरकार है, ना कि वो जो सही है। यह तो बस टेस्ट की तकनीक का मामला है। मगर ज्यू नहीं मानता और कहता है कि वह तो फिर भी इम्तिहान में सही जवाब ही देगा। इस पर उसे गुस्ताख समझकर श्री किम उसे सबके सामने दरवाजे से बाहर खड़ा कर देता है। फिर ज्यू श्री को बताता है। किम को बताया कि वह जगह नहीं बदलेगा। दोपहर में जब हॉक सुंग दोबारा आया, गीचुल ने उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया ताकि उसे ढूंढना आसान हो जाए। हॉक सुंग बाद में जिवू को खुशी खुशी दिखाता है और जिवू से रहा नहीं जाता जब वो देखता है कि वो इस छोटी सी स्क्रीन पर लंबी थीसिस पढ़ रहा है। मदद के लिए जिवू अपने एक दोस्त से उसे चुपके से कंप्यूटर लैब ले जाने को कहता है ताकि वो पूरा दस्तावेज प्रिंट करके हॉक सुंग को गिफ्ट कर सके। अगले दिन पाइथागोरस टेस्ट है। हॉक सुंग की बदौलत ज्यू शानदार कर रहा है, लेकिन बोरम शुरू में तो संगीत अच्छे से याद कर लेता है मगर जल्द ही मायूस हो जाता है। दबाव उस पर हावी होता है और वो इम्तिहान अधूरा छोड़ क्लास से फौरन बाहर निकल जाती है। उसकी मां उसे शर्मिंदगी से बचाने घर पर ही रोक लेती है और स्कूल को कहीं घूमने जाने का झूठ बोलती है। जिवू जब उससे राब्ता करने की कोशिश करता है, उसके सारे संदेश नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। शाम में जिवू और हॉक सुंग क्लासिकी संगीत प्रोग्राम में जाते हैं जिसके मुफ्त टिकट बोरम ने दिलवाए थे क्योंकि उसके खानदान की कंपनी उसे स्पॉन्सर करती है। बोरम कभी नहीं आता पर हॉक सुंग को यह इतना पसंद आता है कि वो रो पड़ता है। इसके बाद हॉक सुंग जिवू को अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित करता है। जिवू को एहसास होता है कि उसने हॉक सुंग को पहली बार खाते देखा है। उसी रात इंटरनेट पर पाइथागोरस का टेस्ट लीक हो जाता है। अब टीचर्स की शामत आ जाती है क्योंकि बोर्ड से बचने के लिए उन्हें वो स्टूडेंट ढूंढना होगा जिसने ये किया है। इस दौरान ज्यू और हॉक सुंग शॉपिंग के लिए एक बुक स्टोर जाते हैं। तभी एक अजनबी हॉक सुंग को पहचान लेता है। यह शख्स भी नॉर्थ कोरिया से आया है और हॉक सुंग को डॉक्टर कहता है। उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब हॉक सुंग उनके कॉलेज में टीचर थे। हॉक सुंग को एक मशहूर गणितज्ञ बताता है और ज्यू को उनका बेटा समझता है, जिससे वो अजीब सिचुएशन में आ जाते हैं। हॉक सुंग ने उस आदमी को याद दिलाने के लिए शुक्रिया कहा और जिवू के सवालों का जवाब देने से बचते हुए दुकान से निकल भागा। जब वह घर पहुंचा तो हॉक सुंग को अपने बेटे ली तायोन के साथ बिताए खुशनुमा पल याद आए, जैसे साथ खाना खाना, कछुआ और स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदना, जो तायोन का पसंदीदा था। अगले दिन टीवी पर एक अहम खबर आती है। गणित की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रीमैन परिकल्पना मशहूर उत्तर कोरियाई शख्स ली हॉक सुंग द्वारा हल की जाने वाली है। फिलहाल विद्वानों का एक बोर्ड इसकी समीक्षा कर रहा है। टीवी पर प्रोफेसर ओ बताते हैं कि कैसे उन्होंने बचपन में गणित ओलंपियाड में प्रवेश किया और हॉक सुंग से मिले, जो उत्तर का प्रतिनिधित्व करते थे जबकि ओ दक्षिण का प्रतिनिधित्व करते थे। मशहूर रियाजीदान का दिया वो खास पेन आज भी ओह के पास है। उधर गीचुल और जिवू खबरें देख रहे होते हैं और जिवू ही सबसे पहले हॉक सुंग को तलाश कर इस बारे में उससे पूछताछ करता है। हॉक सुंग गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि रीमैन परिकल्पना का जिक्र दोबारा न करे। किम इम्तिहान के वाकये से परेशान है, उसकी साख दांव पर है। मगर जब एक सहकर्मी छात्र की अफवाहों के बाद सिक्योरिटी टेप देखता है तो उसे बेगुनाही मिल जाती है। अगले दिन श्री किम ने ज्यू को फोन पर वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें वो कुछ प्रिंटेड शीट लिए कंप्यूटर लैब से चुपके से निकलता दिखा। जिवू समझाने की कोशिश करता है कि इसका कोई संबंध नहीं, मगर इसे साबित करने का उसके पास कोई तरीका नहीं। टेप का सबूत और ये कि वो चंद महीनों में अचानक गणित में इतना अच्छा हो गया, कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए किम ने उसे एक डील ऑफर की। अगर वो ट्रांसफर कबूल करता है तो पब्लिक में हम पर इल्जाम नहीं लगाएगा। मगर अफसोस, जियो के लीक करने की अफवाह अभी भी सबके कानों तक पहुंच रही है और बोरम इस बात से परेशान है क्योंकि उसे सच्चाई मालूम है। गीचुल को भी अपनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। उत्तर कोरिया नाराज है कि दक्षिण कोरिया हॉक सुंग की कामयाबियों को अपना बता रहा है, खासकर जब ये खोजें फौजी एन्क्रिप्शन से जुड़ी हैं। इसलिए आला चाहता है कि गीचुल हॉक सुंग को टीवी पर आकर सब साफ करने के लिए राजी करे। हॉक सुंग का नाम हर तरफ फैल चुका है और एक पुराना साथी उन्हें उत्तर कोरिया वापस बुलाने भी आता है। मगर जब वो ये इकरार करता है कि हॉक सुंग को वापस लाने के पीछे उसकी अपनी रिहाई का मसला है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और बेटे के साथ हुए वाकये को याद दिलाकर उसे गुस्सा दिलाता है। गीचुल हॉक सुंग से मिलकर माफी मांगता है कि वो आला को उसकी पीठ से हटा न सका, मगर हॉक सुंग अब भी इतने सालों की हिफाजत के लिए शुक्रगुजार है।
हॉक सुंग जैसे ही शहर छोड़ने के लिए सामान पैक कर रहा होता है, गीचुल उसे वो दस्तावेज लौटाता है जो उसने सालों पहले फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन गीचुल ने उन्हें बेहद कीमती समझकर बचा लिया था। तभी ज्यू भी आता है, मगर जैसे ही चिल्लाहट सुनता है, बाहर ही रुक जाता है। इसी रिसर्च से बेटे की जान जाने से नाराज हॉक सुंग इसे टीवी पर दिखाने से इनकार कर देता है। गीचुल के जाने पर जियो जब हॉक सुंग से बात करने आता है तो बूढ़ा उस पर भड़क उठता है, ये मानने से इनकार करते हुए कि वो उस्ताद शागिर्द से कहीं ज्यादा है। फिर जियो को परेशान बोरोम का फोन आता है। वो पूछती है कि वो उन्हें फंसने क्यों दे रहा है, पर जियो उसे बताकर कि सब खत्म हो गया है, फोन काट देता है। इसी दौरान हॉक सुंग बस स्टेशन पर आता है और जब उसे अपने बेटे का चेहरा किसी अजनबी में दिखता है तो उसे तायुन की मौत वाली रात याद आने लगती है। एक और लड़ाई में अपने दलबदलू साथियों को बचाने के बाद तायुन अपने अब्बू से बहस करने लगा। उस पर इल्जाम लगाया कि वो खुद गर्जी में साउथ भाग गए, जबकि अम्मी जब टीबी से बीमार थीं तब क्यों नहीं किया। हॉक सुंग ने जोर देकर कहा कि उसने ये सब अपने बेटे की बेहतर जिंदगी के लिए किया, पर तायुन ने कहा कि छोटी मोटी नौकरियां करना और जिल्लत सहना एक पढ़े लिखे शख्स के लिए बेहतर जिंदगी नहीं। अपने अब्बू से कहा कि वो बस हिसाब किताब में रहें। तायुन भागा और तैरकर नॉर्थ जाने की कोशिश की, मगर बॉर्डर पेट्रोल ने उसे देखते ही गोली मार दी। वापस जू के पास आकर वो अपनी अम्मी की स्टैंप इस्तेमाल करने उसके घर में घुस गया जब वो सो रही थी। अगली सुबह वो कागजात किम को सौंप देता है, जो उसे कहता है उसने ठीक किया। हॉक सुंग एक होटल में छुपा है, वहीं गीचुल उसे टीवी शो में लाने की तलाश में है। तभी उसे बोरोम का फोन आता है जो जिवू के ट्रांसफर की खबर देता है। उसी दोपहर पाइथागोरस पुरस्कार समारोह है। जिवू स्कूल से निकल ही रहा था कि बोरोम अचानक आ धमकी और उसका सामान चुराकर उसे अपने साथ ऑडिटोरियम ले गई। प्रोफेसर ओह ने हाल ही में सिद्ध किए गए सिद्धांत पर भाषण दिया और समारोह का आगाज किया, और ठीक उसी वक्त हॉक सुंग ने बीच में बोलने का फैसला किया, जो नदी में अपना कछुआ आजाद करके भागा भागा स्कूल पहुंचा था। अपनी पहचान के तौर पर अपनी कलम पेश करते ही प्रोफेसर ओह उसे कबूल कर लेते हैं और भाषण की इजाजत भी दे देते हैं। गार्ड की अपनी नौकरी का मजाक उड़ाने के बाद हॉक सुंग कबूलता है कि उसी ने जिवू को गणित सिखाया था और प्रिंटेड थीसिस को सबूत के तौर पर पेश करता है कि उसने इम्तिहान लीक नहीं किया था। उन्होंने खुलासा किया कि श्री किम ने ही अपने निजी छात्रों को परीक्षा लीक की थी, जिसकी वजह से उन्हें इम्तिहान से रोक दिया गया। किम को गुस्से और शर्म के साथ वहां से जाने पर मजबूर किया। फिर हॉक सुंग ने अपनी कहानी का एक हिस्सा बताया। उसकी अपनी सरकार उसके शोध को हथियार बनाने में इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए उसे उत्तर कोरिया भागना पड़ा ताकि वो गणित का सही अध्ययन कर सके। वो चाहता था कि उसके गणित का इस्तेमाल सिर्फ नौकरी और अच्छे कॉलेजों में दाखिले के लिए हो, मगर इसी लालच ने उससे उसके बेटे की जान ले ली। हॉक सुंग को अपने फैसलों पर शर्म थी, पर जिवू ने उसे कभी उस नजर से नहीं देखा और अंत तक उसके राज का वफादार रहा, भले ही उसे अपना भविष्य दांव पर लगाना पड़ा। हॉक सुंग रोते हुए माफी मांगता है और जिवू को उस पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया कहता है। यह सब सुनकर गीचुल, जो पूरी बात सुन रहा था, टीवी इंटरव्यू का जिक्र किए बिना ही चला जाता है। बाहर गीचुल हॉक सुंग का इंतजार करता है और उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। स्मार्टफोन फेंककर गीचुल हॉक सुंग को एक छोटा सरप्राइज दिखाता है, एक नया कानूनी पासपोर्ट जो उसे दक्षिण कोरियाई नागरिक की पहचान देता है, और शहर छोड़ने का टिकट ताकि आला उसे कुछ देर तक ढूंढ न सके। गीचुल को शायद नौकरी से हाथ धोना पड़े, मगर उसे यह सब जायज लगता है। कुछ समय बाद गीचुल जू से मिलने जाता है और हॉक सुंग का छोड़ा हुआ वो तोहफा यानी मशहूर कलम और थीसिस का पहला ड्राफ्ट उसे देता है। 3 साल बाद जिवू अपने कॉलेज के छात्रों के साथ मशहूर ओबरवुल्फक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स के दौरे पर जाते हैं। वहां हॉक सुंग काम कर रहे होते हैं और जिवू उन्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क और गले मिलकर हैरान करते हैं। फिर गणित पर लंबी बातचीत शुरू होती है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने का शुक्रिया।